नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, हमेशा बिहार चाहे पूरे देश भर में युवाओं का बोलबाला रहता है। आप हमेशा देखते हुए आते होंगे, चाहे वो बिहार से वो कोई युवा उठ के जाए, चाहे फिर देश भर में हर एक भारत का युवा अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हमेशा अग्रसर होता है। और उसके बाद से बिहार का युवा तो हर एक क्षेत्र में आगे होता है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। यहाँ प्रथम राष्ट्रपति भी मिला यहाँ से, और सब कुछ मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। IAS IPS भी यहाँ से मिलता रहा है। मेरे साथ आदित्य हैं, ये भी बिहार से ही आते हैं और बिहार को रिप्रेजेंट किए हैं। सेंट्रल हॉल है, उसमें अपनी गर्जना के साथ बिहार का नाम रोशन किया है और साथ ही अभी सर्वश्रेष्ठ वक्ता का इन्होंने पुरस्कार जीता है, जो कि कांग्रेस के द्वारा, यानी कि जो यूथ कांग्रेस है उनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। पार्लियामेंट में भी इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। इस संसद के नाम से आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। हाँ, वहाँ पे तो वहाँ पे आयोजन किया गया था और ये भाई हैं वहाँ से फिर से सर्वश्रेष्ठ वक्ता का जीते हैं और उसके बाद से बेस्ट सांसद का भी अवार्ड ये जीत चुके हैं अपना पार्लियामेंट जो सेंट्रल हॉल में जो आयोजन किया गया था। सबसे पहले तो आदित्य, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में नित्य नए आयामों को हासिल करिए। लेकिन ये बताइए कि बिहार का रिप्रेजेंट आप वहाँ करने गए थे, किस तरीके का आपको अनुभव प्राप्त हुआ और क्या फील हुआ अंदर से? क्योंकि आपके वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि आप धोती पहने हुए थे सेंट्रल हॉल में। जी देखिए, जब बिहार की संस्कृति की बात आती है तो दो चीज़ें याद आती हैं, एक गमछा और एक धोती। और जब मैं चूँकि बता दूं कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं, मेरा पूरा का पूरा संबंध जो है एजुकेशनल तौर पर वो विज्ञान से रहा है। उसके बावजूद भी जब मुझे मौका मिला बिहार का प्रतिनिधित्व करने का संसद भवन में, तो मैंने ये सोचा कि अगर बिहार की वास्तविक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना है तो वो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि भारत के विचारधारा को, विज्ञान और संस्कृति दोनों को वहाँ झलकाया जाए। इसीलिए अगर आपने मेरे शब्दों को सुना होगा तो शब्दों में संस्कृति भी थी और विज्ञान भी था, प्रायोरिटी भी थी और सांस्कृतिक श्लोक भी था। किस प्रकार से आप उस वीडियो में कमल का नाम हमेशा ले रहे हैं, तो आपका और कमल का संबंध क्या है सर? देखिए, कमल का और हमारा संबंध नहीं है। हाँ। संबंध कमल का भारतीय संस्कृति के साथ है। मैंने पहले भी एक बार मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि वास्तविकता में क्या प्रतीक होता है समृद्धि का? बुद्धि और आर्थिक वृद्धि। बुद्धि का जो सिंबल है माँ सरस्वती है, आर्थिक वृद्धि का सिंबल माँ लक्ष्मी है, दोनों ही कमल पे विराजती हैं। और दूसरी चीज आप देखिए कि G20 की अध्यक्षता में लोगो क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी उस कमल पे विराजित है। हमारे कमल कहने का मतलब उस कमल से था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से था। बहुत से लोग अपने यहाँ राजनीतिक मसाला ढूंढते रहते हैं, उनको मसाला वहां पे मिला क्योंकि सादा खाना किसी को पसंद नहीं। लेकिन वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, मिलियंस में व्यू गया था इनका। मैं बता दूं, आप वो जो वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद से उसमें आपने अटल जी की पंक्तियों के साथ प्रारंभ करा, फिर अंत भी करा, और उसके बाद से कमल का हमेशा आप जिक्र करा कि कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा। आपने अटल जी की इस पंक्तियों से करा, तो उससे व्यक्ति क्या समझेगा भाई? उससे व्यक्ति यही समझेगा कि जैसे जैसे भारतीय संस्कृति बढ़ेगी, वो कमल ही भारतीय संस्कृति का निशान है। और फिर अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, तो शायद समझने वाले लोग गलत भूल कर रहे हैं। तो फिर आपका एक यूथ सांसद होने के नाते, बिहार को रिप्रेजेंट करने के नाते, आपका पर्सनल चॉइस क्या है पॉलिटिकल पार्टी में? एकदम बी फैक्ट बी ट्रूथ। देखिए, जो आप सुनना चाहते हैं अगर हम इतनी आसानी से बता दें तो फिर अच्छा नहीं, आप बताइए कि दूसरी बात, जैसा आप सुनना चाहते हैं कि आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि आप पॉलिटिकली किस विंग से कनेक्टेड होना चाहते हैं। देखिए, एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम किसी एक पॉलिटिकल विंग से कनेक्टेड नहीं हैं, हम बिहार के यूथ से कनेक्टेड हैं। विचारधारा तो होगी, विचारधारा राष्ट्रीयता है, विचारधारा भारतीयता है। जो भारत की बात करेगा हम उसके साथ हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो भारत की बात कौन करता है आज के डेट में? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी भारत की बात करती है? अगर हम एक बात आपसे पूछें कि भारत की बात कौन नहीं करता है, तो जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, भारत की बात कौन करता है मतलब कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में, चाहे राष्ट्रीयता मामले में, चाहे सांस्कृतिक मामले में, भारतीयता असली में दिखता किस प्रकार से? क्योंकि वो सांस्कृतिक पहचान जब विश्व की धरोहर में पहुंचती है
है तब वो भारत की भारतीयता दिखती है। तो उस भारत की बात कौन करता है? देखिए, आप गोल गोल घुमा के सुनना वही चाहते हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं। हाँ। और आप गोल गोल घुमा के बस एक चीज़ सुनना चाहते हैं कि मैं आपको ये कह दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं और कमल का मतलब भारतीय जनता पार्टी होती है, तो ये सही नहीं है। मेरा सीधा मानना है कि कोई ऐसा नहीं है जो भारत की बात नहीं करता है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भारत में है, अगर मैं आपको बिहार के उदाहरण के साथ समझाऊं तो राष्ट्रीय जनता दल जनता का दल है, तो नाम के आगे पहले राष्ट्र आता है। भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में है तो जनता की पार्टी है, तो नाम के आगे पहले भारत आता है। मैंने आपको यही बताया कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो भारत की बात नहीं करती है। एक और बात, जब आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो आप भारतीय संस्कृति से किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर संपूर्ण भारतीय विरासत की बात करें तो उसके लिए आवाज भारतीय जनता पार्टी उठाती है, लेकिन कई ऐसी क्षेत्रीय दल भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति को दर्शाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हम कहेंगे कि वो भारत को रिप्रेजेंट करता कौन है? एक राष्ट्रीय स्तर की ही जो लोग होते हैं वो जाके विदेशों में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्षेत्रीय दल के जो होते हैं जो पार्टियां, वो देश में रिप्रेजेंट करती हैं, वो बाहर उतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय दल का नेता जो लोग होता है, मतलब नेता मतलब वो प्रधानमंत्री जो लोग होते हैं, वो अपना जाके बिल्डअप करते हैं, जो स्टोरीज होता है, अपना एक इमेज जो होता है, क्रिएशन होता है, वो होता है विदेशों में। तो आपको क्या लगता है भारत की भारतीयता की पहचान किसने दिलाई है आज के समय में? आज के समय में चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के नेतृत्व करता है, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ही जाकर के बाहर में अपनी पहचान को और विरासत को बताने का कार्य करते हैं, तो आपने तो अपने सवाल का स्वयं ही जवाब दे दिया। जवाब तो मैंने दिया, लेकिन उस आपको पता होगा कि धारा 370 हटती है, उसके बाद से 35 से आर्टिकल हटता है, लेकिन जब उसके ऊपर पिक्चर आता है तो वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट जरूर होता है, जाता है वो पिक्चर, लेकिन भारत में ही रह रहे लोगों को उससे दिक्कत होने लगता है। अभी आपको पता होगा केरला स्टोरीज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, उसमें लोगों को अब दिक्कत आने लगी है। तो ये भारत को रिप्रेजेंट करने की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या थिंकिंग है आपका? देखिए, एक यहाँ पे मेरे विचार को बिल्कुल भी पॉलिटिकल ना माना जाए, ये हम पहले ही अनुरोध करना चाहेंगे। दूसरी बात, अगर कश्मीर फाइल्स का बात हो या केरला स्टोरी का बात हो, हम इन दोनों मूवीज के साथ बिल्कुल सहमत हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। इससे पहले बहुत सी मूवीज आई हैं जिसके ऊपर बहुत सी आपत्ति वैसे लोगों को हो सकती है जो सो कॉल्ड राइट विंग से आते हैं, उन्होंने तो कभी आपत्ति दर्ज नहीं की। तो कश्मीर फाइल्स मूवी में पहली बार कश्मीरी पंडितों की आवाज को अगर उठाया गया तो क्यों समस्या होने लगती है? दूसरी चीज, केरला स्टोरी नाम की मूवी आ रही है, यह बयान किसका दिया हुआ है? लेफ्ट विंग के पूर्व मुख्यमंत्री का ही दिया हुआ बयान है, जिसके आधार पर यह मूवी बनाई गई है, और आगे चल के उसके ऊपर किताबें लिखी गई और क्या क्या रिसर्च हुआ और डिसीजंस आया, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, नहीं तो डिटेल चला जाएगा बहुत लंबा। हाँ, बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये स्थिति है, ये समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, और अगर आप सहमत हैं तो मूवी देखिए, नहीं सहमत है मूवी मत देखिए, बात खत्म। लेकिन एक बात बताइए, जो अभी मूवी का होर लगा हुआ है, चाहे वो 370, चाहे वो कश्मीर फाइल जो आया हो वो हो, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे फिर कुछ भी आए, वो एक समय के बाद आना प्रारंभ हुआ है, वो आपको ही पता है, आपका दिल भी जानता है और मेरा भी दिल जानता है। क्या लगता है इसमें? देखिए, वैसे तो अगर आप कहें तो 2014 से पहले किस तरीके से राजनीति इस देश में होती थी ये किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। 2014 में इंग्लैंड के एक अखबार में एक बात छपी थी, फिर कुछ लोग इसे पॉलिटिशियन समझ लेंगे, पॉलिटिकल समझ लेंगे। उसमें क्या लिखा गया था, बताइए जरा दर्शक। उसमें लिखा गया था कि पहली बार देश में एक ऐसी सरकार बनी है भारत में जो प्योरली भारतीय है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि एंटोनियो मानो, मतलब सोनिया गांधी, मेरा ये वर्ड नहीं है, हमेशा मैं अक्सर में पढ़ा करता हूँ कोर्ट्स में जो निकलती हैं उसमें, तो आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब जो पहले की जो सरकार थी वो भारत की नहीं थी? नहीं, हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। तो किसने स्थापना की थी? स्थापना तो वो करा था, वो 1800 समथिंग में हुआ था, 85 में एओ ह्यूम ने करा था उसकी स्थापना, लेकिन कहीं ना कहीं वो आया फिर तो भारत के राजनीतिज्ञ लोगों ने ही उसको नेतृत्व करा। भारत के सबसे महान राजनेता कौन है जिन्होंने कभी राम राज्य का सपना देखा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देश की आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अब समय आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य केवल आजादी प्राप्त करना था, सत्ता का भोग करना नहीं था।
क्यों नहीं किया देखिए, गया? अब आप अपने बातों से घिरते जा रहे हैं आदित्य। नहीं आप घिर एक रहे बात हैं। बताइए, सुनिए, आपने अभी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो हर एक भारत के पीछे, मतलब एक पार्टी के पीछे भारत लगाए, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कोई भी हो, वो भारत के बारे में सोचती है। और आप अभी कह रहे हैं कि वो भारत के बारे में नहीं सोच रही हम है। थोड़ी कहे हैं, अभी आपने कहा ना ये तो 2014 ब्रिटेन के अखबार ने कहा है। उस चीज से आप एग्री कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ब्रिटेन के अखबार ने कहा है, हम थोड़ी एग्री कर रहे हैं। हम कौन होते हैं? नहीं तो अभी आपने कहा है कि हम अरे agree कर गजब, रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। हाँ। हमने कहा कि ब्रिटेन के अखबार ने कहा, अच्छा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा। अच्छा, हम थोड़ी ब्रिटेन के कह रहे हैं। अखबार ने कहा कि 2014 में ऐसा सरकार आया जो भारत की भारतीयता, जो भारत की ही आई है। ठीक है, आप इस बात से ये मतलब सहमति रखते हैं कि नहीं रखते? देखिए, निजी तौर पे मेरा पॉलिटिकल कोई भी मान ना रहा हो, लेकिन मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। 2019 से पहले इस देश में जितनी भी सरकारें थी, मोदी जी की सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले की बात कर रहा हूं, जिन युवाओं को कोई सुनना नहीं चाहता था, उन युवाओं को अगर संसद भवन का मंच किसी ने खुले तौर पर दे दिया तो क्या उस व्यक्ति का तारीफ नहीं होना चाहिए? क्या आप मुझे इसका जवाब दीजिए। 18 से 25 वर्ष के युवाओं को लोग बच्चा बोल करके बाहर भगा देते थे, और सड़कों पर खड़े होकर जब बच्चे अपने मांगों को रखते थे तो बच्चों को लाठीचार्ज करके भगा दिया जाता था, किसी को जेल में डाल दिया जाता था, किसी के ऊपर रासुका लगा दिया जाता था। आज की तारीख में संसद भवन का मंच अगर 18 से 25 वर्ष के बच्चों को मिल जाता है तो इसमें नरेंद्र मोदी जी की तारीफ होनी चाहिए, भले इसमें पॉलिटिकली लोग जो भी समझे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर बिहार की बात करेंगे तो नियोजित शिक्षकों की आप बात सुन रहे हैं। बिल्कुल। नियोजित शिक्षकों पे लाठी चला दिया जाता है। इस देश के ही नागरिक हैं। आपने बोला राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी भी है विपक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल भी है सत्ता में, और जनता दल यूनाइटेड भी है सत्ता में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी थी तब भी इन लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल थी और अभी जदयू थी तब भी लाठीचार्ज हुआ था। तो इनकी राष्ट्रीयता कहाँ गई भाई? एक शिक्षक जिसको विद्यालय में होना चाहिए था वो रोड पर होकर इन लोगों से मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं। और आप एक IAS अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या करने वाले व्यक्ति को आप छोड़ देते हैं, लेकिन आप एक शिक्षक की बातों को नहीं मान पाते हैं। कारण क्या है इसके पीछे आदित्य? क्या आपको नहीं दिखता है कि दोनों चीजों का परस्पर संबंध कितना अधिक है? परस्पर संबंध अधिक है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीज आपस में जुड़ती हुई है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए की गई हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से नीचे गई है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी तमाम नेता आते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल के अपने आप साफ हो जाते हैं बिना टाइट डाले, ऐसा कहाँ है भाई? ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता से करना चाहिए। हाँ। हम आधिकारिक प्रवक्ता तो है नहीं आपका, पार्टी की तरफ आपका से। क्या सोचना है इसके बारे में? एक एज एन बिहार का युवा, देश का नागरिक, आपका क्या सोचना है? जस्ट मैं इससे पूछ रहा हूँ। देखिए, वो तो मुझे ही पता है प्रवक्ता जो बिहार के युवाओं का इस पर सोचना है वही इस पर हमारा आपका क्या सोचना है ना? बिहार के युवा का मैं किसी का भी सोच जाना नहीं हूँ, इसीलिए आपका जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, देखिए, इन मुद्दों पे बातचीत करके मुझे नहीं लगता कि बिहार के युवाओं का कोई भला होने वाला है। दूसरी चीज, राजनीति में कोई दूध का धुला तो है नहीं। इस पर आप भाजपा के प्रवक्ताओं से जवाब लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं चलिए ठीक है, इस बात को मैं हटा के आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आप गए थे अभी, यूथ कांग्रेस के द्वारा एक आयोजन किया गया था, उसमें डिबेट का कार्यक्रम था शायद से? नहीं, उसमें लोकसभा के रूप में उसको आयोजित किया गया था। देश भर से हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रतिनिधि वहाँ आए थे। समान नागरिक संहिता पर वहाँ बहस थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, चूंकि ये राष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जटिल समस्या भी है ये। बिल्कुल, और ये आज से नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से या उससे भी पहले कहें तो संविधान सभा की डिबेट उखाड़ के देखिएगा तो वहाँ मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर डिबेट था। तो अच्छा, एक बात बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा करने गए थे आप लोग, क्या निष्कर्ष कुछ निकल पाया? देखिए, निष्कर्ष तो यही निकलना चाहिए था कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, परंतु बिल पास नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। अब कारण बताइए ना जरा। कारण वही है जो देश, हर बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। जो संसद में होता है वही युवा संसद में होता है। हंगामे का दौर रहा, बातें हुई, कटाक्ष हुए, कुछ ऐसे भी हुए जो शायद आपत्तिजनक थे। किसी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी करना सही नहीं होता है, स्पेशली महिलाओं के ऊपर तो बहुत से लोगों को बोलने से बचना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण अंत में बिल पारित ही नहीं हो पाया। पास होना तो बहुत आगे की चीज़। उसके बाद से आप किन सांसद को प्रतिनिधित्व कर रहे थे? हम अपने क्षेत्र के आदरणीय सांसद रामकृपाल यादव जी को
रामकृपाल यादव जी को, मतलब बिहार के जो 40 संसदीय क्षेत्र है उन सभी सांसद से कोई एक व्यक्ति गया था। प्रतिनिधित्व करने गया था, एक जी। व्यक्ति। अच्छा, तो ये बताइए वहाँ का अनुभव आपको कुल मिला के कैसा रहा, और आदित्य अब अगले संसद भवन में कब बैठ के फिर से सेंट्रल हॉल में बोलेगा भाई? देखिए, बाबा बिटेश्वर नाथ की आशीर्वाद से अनुभव वहाँ का बहुत अच्छा रहा। हमें सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार भी मिला, जिसको इंग्लिश में वर्बल मेंशन कहा जाता है, और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी के उपस्थिति में हमको ये अवार्ड प्रदान किया गया। और जो आपने सवाल किया कि संसद भवन में अगली बार कब बैठ के बोलेंगे, तो अगली बार युवा संसद फिर होने दीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर से जाइएगा? अवश्य जाएंगे। आप तो लोग आप एक बात बताइए कि वहाँ सर्वश्रेष्ठ विजेता, मतलब एक आपको पुरस्कार मिला था, वहाँ सेंट्रल हॉल में भी आपको ये चीज़ मिला था? सेंट्रल हॉल में हमको मिला था सर्टिफिकेट ऑफ, अब इंग्लिश में नाम भूल रहे हैं हम, बिहार का नेतृत्व करने का हमको सर्टिफिकेट। बिहार का नेतृत्व करने का आपको सर्टिफिकेट मिला था। चलिए, वो सब तमाम बातें होते रहेंगी, लेकिन अभी आपने सुना किस प्रकार से आदित्य जो है वो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से ही आते हैं, यानी कि पटना से आते हैं। पटना जिला के बीटा अंतर्गत एक क्षेत्र है, वहां से ही आते हैं, और यहां से उठ के वो एक ऐसे पटल पे जाके अपनी बातों को रखते हैं जहां से देश चलता है, और देश के तमाम जो नेता हैं, जो चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो कोई भी बड़े कद्दावर नेता हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो राज्यसभा में बैठने वाले अभी उपराष्ट्रपति हों, या फिर ओम बिरला हों बैठने वाले लोकसभा में, उन सभी के बीच में, और उन सभी के जो क्षेत्र है, उन सभी के जो पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, उसमें जाके इन्होंने गर्जना करा था। वो वीडियो भी काफ़ी मतलब इनका वायरल हुआ और लोगों ने उसे प्यार दिया, और उसके बाद से अभी यूथ कांग्रेस में जो आयोजन किया गया था एक तरह से लोकसभा पे जो बिल पारित होना था यूनिफॉर्म सिविल कोड को, उसमें भी इन्होंने बिहार को, और खास करके एक तरह से जो रामकृपाल यादव हैं, पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए थे। आप ये इंटरव्यू देखें, और आपको क्या प्रश्न है आप प्रश्न करिए, और अगले बार जब आदित्य आएंगे तो उस प्रश्नों का उत्तर हम इनसे चाहेंगे। फिलहाल अब बने रहें बिहार संवाददाता के साथ, और अपनी राय कमेंट में तो देना ही, लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।